हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग सोनिया। आ गए सब क्लास में? ओके सोनिया, थैंक यू याद कराने के लिए। हॉर्मोन्स जो है अभी हम फर्स्ट जो कंप्लीट करेंगे वो है हमारा टॉपिक एक्सक्रीशन, ह्यूमन किडनी के बारे में। और प्लांट्स में बहुत छोटा सा है एक्सक्रीशन, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वहाँ से। उसके बाद आज हम MCQs करेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसी चैप्टर में आएंगे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम आएगा, जिसके अंदर हम प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सोनिया मेरे को याद कराने के लिए। यस, आ गए हैं सभी क्लास में? किस किस ने क्लास ज्वाइन कर लिया? यस, रिप्लाई करो फटाफट। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा है, कल वाले लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? आज लेट है सभी, रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का भाई। आज हमें MCQs डिस्कस करने हैं भाई इस चैप्टर के, जो कि आपका टेस्ट है। सैटरडे को जो आपका टेस्ट होगा, कंप्लीट चैप्टर आएगा लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, याद रखना सभी। यस, रिप्लाई करो फटाफट। स्टार्ट करें क्लास आज की। ओके सोनिया, ओके देन स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है, किस चीज़ को बोलते हैं हम एक्सक्रीशन? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस, जब चैप्टर पढ़ा है रिमूवल ऑफ वेस्टफुल, जो वेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, उसके रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। जब वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाए, मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पार्टिकल मटेरियल हमारी बॉडी में जो कि अनएब्जॉर्ब्ड फॉर्म में है, मतलब जितना एब्जॉर्ब होना था वो हो गया, यूज़फुल नहीं है, तो बॉडी उसको क्या करेगी, हमारी उसको एलिमिनेट करेगी। तो एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे फिल्ट्रेशन के लिए क्या है हमारी बॉडी में, लिक्विड पार्ट को फिल्टर करने के लिए क्या है हमारी बॉडी में, किडनीज़ हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात करें, मैमल्स की बात करें, तो उनमें क्या होती है, किडनीज़ होती हैं। कितनी किडनीज़ प्रेजेंट होती है? 2 किडनीज़, मतलब 1 पेयर ऑफ किडनी ओके प्रेजेंट होती है। उसके हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को डिस्कस करेंगे आज। ह्यूमन किडनी के बारे में हमें मेजरली डिस्कस करना है। डिजीज़, उसकी जो डिजीज़ होती है, और उसके आर्टिफिशियल किडनी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम एक्सक्रीशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट सब्सटेंस है, कैसे होता है? लीव्स में वो डिपॉजिटेड हो जाता है, एंड कुछ टाइम के बाद जो लीव्स हैं वो क्या हो जाती हैं, शेड ऑफ, विल्ट कर जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट इन प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ओके, सो ह्यूमंस में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, कौन सा ऑर्गन है मेजर? तो वो है हमारी अ पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट किडनी प्रेजेंट होती है। हमारी बैकबोन जो है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, उसके बिल्कुल साइड में प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। कौन सी कैविटी के अंदर? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के नीचे क्या है हमारी, एब्डोमिनल कैविटी है, उसमें ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की, ये हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे हमारे पूरे लाइफ सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल, कोशिका जो होती है फंक्शनल यूनिट है, ऐसे ही हर ऑर्गन की क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है। गुड इवनिंग अब है। ओके, ब्लड ग्रुप भी करवाएंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो है क्या हो जाते हैं, इसमें रिमूव हो जाते हैं।
ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, बॉडी से रिमूवल होता है उनका, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन। अब आते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। सो ह्यूमंस में एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होगा, जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का क्या नाम है, जो एक्सक्रीशन कराएगा उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारी किडनी। ओके, सो हमारे पास पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं, 2 किडनीज लिख सकते हैं, या फिर अ पेयर ऑफ, एक पेयर, अ पेयर ऑफ किडनी। ओके, किडनीज के साथ अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लॉन्ग ट्यूब्स दिखाई दे रही होंगी आपको, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर यूरेटर्स। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है यूरेटर्स। ओके, लेफ्ट एंड राइट यूरेटर, जैसे लेफ्ट और राइट किडनी होती है, राइट किडनी से जो ट्यूब्यूल निकलेगी वो यूरेटर्स हैं, जो कहाँ कनेक्ट होती हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर मोस्टली यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ब्लैडर। क्या है ये हमारा, ब्लैडर। ओके, देन उसके बाद ये एक नैरो ओपनिंग है जहाँ से हमारा यूरिन क्या होगा, रिमूव होगा बॉडी से, तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ओके, तो मेजर ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारी किडनी है, ये वेन्स एंड आयोटा कनेक्टेड होती हैं। अब एक साइंटिफिक टर्म जो किडनी के लिए यूज़ की जाती है वो क्या होता है, रीनल। ठीक है, किडनी से रिलेटेड जो भी होगी, कोई इसकी आर्टरी है, वेन है, ठीक है, डिजीज़ है कोई, तो उसको हम किस नेम से आपको लिखा हुआ मिलेगा हर जगह, रीनल से। रीनल फेलियर, रीनल फेलियर का मतलब क्या होता है, किडनीज फेल होना। ठीक है, तो किडनीज के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रीनल, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। ठीक है, तो किडनी की आर्टरीज और वेन्स को क्या बोलते हैं, रीनल, उसके आगे वर्ड लग जाता है। जैसे लंग्स के आगे पल्मोन वर्ड लगता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ऐसे सिमिलरली किडनीज के लिए वर्ड लगता है रीनल। यस, वेरी गुड सोनिया। नेफ्रॉन अभी हम डिस्कस करेंगे। सो किडनीज कहाँ लोकेटेड होती हैं, हमारे एब्डोमेन में, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के एक साइड में एक किडनी होगी, दूसरे साइड में दूसरी किडनी, एंड यूजुअली बैक में होती है। ठीक है, बैक लोकेशन होती है इनकी। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट। तो एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है उनकी, नेफ्रॉन्स। क्या है, नेफ्रॉन्स। ओके, सो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किडनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या नाम है, तो उसका नाम है नेफ्रॉन। ओके, स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ। सो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एक बाउल शेप्ड ऑर्गन है, देखा होगा आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर, एंड जिसने नहीं देखा है उनके लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये। ओके, सो ये डिफरेंट रीजन्स हैं
जो एक कप शेप ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है, कप शेप स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है? बोमेन्स कैप्सूल। इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक होता है आर्टरीज आती हैं यहाँ पर ब्लड कैरी करके, ठीक है, जो इसमें क्या करेंगी, ब्लड फिल करेंगी। किडनीज का काम क्या है? फिल्ट्रेशन। तो ये क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर करती हैं। और हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मेजरली उसका नाम क्या है, हार्मफुल प्रोडक्ट, वो है यूरिया। तो यूरिया को हमारी बॉडी से रिमूव आउट कराती है, किसके साथ? इन फॉर्म ऑफ कंबाइंड विद यूरिन। ठीक है, यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा यूरिया, उसको हमारी बॉडी से क्या कराएगी? एक्सक्रीट आउट। ओके, सो यहाँ पर देखो मैंने थोड़े स्पेसेस छोड़े, यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्प से यहीं से तो क्या होगा, ब्लड फिल्टर होके आएगा। फिल्टर तो तभी हो सकता है ना जहाँ पर उसको जगह मिलेगी फिल्टर होने के लिए। ओके, सो यहाँ पर स्पेसेस प्रेजेंट हैं जो कि हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन में। एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स होते हैं, इतना डिटेल में हमें नहीं करना, जस्ट आपको ये याद रखना है कि यहाँ से फिल्टर होके आएगा ब्लड। ओके, कैपिलरी होगी यहाँ पर, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल एंड इफरेंट आर्टीरियोल्स होते हैं यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये आपको यहाँ पर जिगजैग स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ज़्यादा पैक्ड, कन्वल्शंस है जिसमें, मतलब बहुत ज़्यादा वेवी स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वल्शन। ठीक है, CONVULSION। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्वल्शंस हैं, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? It is proximal convoluted tubule। Proximal convoluted tubule, शॉर्ट फॉर्म है इसकी PCT। अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है तो PCT लिख के आ सकता है, या फिर पूरा प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल लिखा जाएगा। देखो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड क्यों बोला? इस स्ट्रक्चर के नियर बाय, प्रॉक्सिमल किस चीज़ को बोलते हैं? प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमल वर्ड का भी यूज़ करते हैं जो बहुत हमारे नियर में हो। जैसे पेन है, ये मेरे बिल्कुल नियर बाय है, तो मैं बोलूँगी इट इज़ अ प्रॉक्सिमल ऑब्जेक्ट। अगर यही ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर चला जाए तो मैं इसको बोलूँगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस पे है एक, तो इसको मैं बोलूँगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो रीजन है, जो मैंने यहाँ फोल्ड करके दिखाया है, ठीक है, ये यहाँ पर ही होगा, स्पेस थोड़ा कम है तो मैंने इसको यहाँ दिखाया है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोला जाता है DCT। DCT का क्या फुल फॉर्म है? डिस्टेंट सेम कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। ठीक है, जो थोड़ी दूर है, किसके रेफरेंस में? जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, उसके रेफरेंस में। नेक्स्ट आता है ये जो बेंडिंग स्ट्रक्चर है, अब ये राइज करना जिसने स्टार्ट किया है, ये है हमारा लूप ऑफ हेनले। क्या है ये? हमारी लूप ऑफ हेनले। ये जो हेनले साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर की थी, उनके नाम पे रखा गया इसका नाम लूप ऑफ हेनले। ठीक है, सबका फंक्शन है, मैं एक एक करके बताऊंगी, पहले हम स्ट्रक्चर के नाम देखेंगे। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब, उसके बाद ये पूरी टिब्यूल है। लास्ट जो स्ट्रक्चर है ये आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिससे ब्रांचेस निकल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? हमारा कलेक्टिंग डक्ट। क्या है ये? हमारा कलेक्टिंग डक्ट, CD। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, सारी चीज़ें यूरिन आके यहाँ कलेक्ट होगा, आपस में दूसरे नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होंगे, पोर करेंगे अपने सिक्रीशन, देन उसके बाद ये कहाँ जाएगा? हमारे यूरेटर्स, जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है, वहाँ पे जाएगा। यूरेटर के बाद ये पहुँचेगा ब्लैडर में, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसमें स्टोर होगा कुछ टाइम के लिए, देन हमारी बॉडी से यूरेथ्रा से होकर देन वो क्या हो जाएगा? रिमूव आउट हो जाएगा। ओके, ये स्ट्रक्चर समझ में आया? बेसिक स्ट्रक्चर है। और एक चीज़, इस पूरे के अराउंड मैं पिंक कलर से शो कर रही हूँ, पूरे के अराउंड क्या प्रेजेंट होती है? कैपिलरी प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज का नेटवर्क जो है इस पूरे नेफ्रॉन के अराउंड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जो मैंने पिंक कलर से दिखाया है ये क्या है? हमारा कैपिलरी नेटवर्क।
ओके, पूरे जो हमारा नेफ्रॉन है इसके बाहर प्रेजेंट होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ब्लड की यहाँ पर ब्लड आएगा, यहाँ पर कलेक्ट होगा इस कप शेप ऑर्गन में। ये कप शेप ऑर्गन है ना, लिख के आ सकता है बोमेंस कैप्सूल भी आ सकता है, कप शेप ऑर्गन भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कप शेप ऑर्गन का नाम क्या है, बोमेंस कैप्सूल। सिर्फ कैप्सूल वर्ड भी लिख कर आ सकता है, ठीक है। फिल्टर होगा ब्लड यहाँ पर। ये है हमारा ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, अमीनो एसिड होंगे, प्रोटीन्स होंगे, सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, प्लाज्मा वगैरह, वो तो ब्लड का कॉम्पोजिशन है ही, ठीक है। अमीनो एसिड, सॉल्ट, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स, ये क्या होते हैं, सब ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनको करना क्या है, फिल्ट्रेशन करनी है। यूरिया भी प्रेजेंट होगा। क्या होगा, यहाँ से ब्लड फिल्टर किया, कहाँ पहुँचेगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में। अब मैं मूवमेंट शो कर रही हूँ ब्लड की ग्रीन कलर से, ठीक है। ब्लड यहाँ से आया, फिल्टर होकर कहाँ एंटर किया, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में। जो पीसीटी है हमारी, आपको कंबाइनली याद रखना है, जो कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है मेजरली पीसीटी में, ओके। यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एक वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, देखो ब्लड फिल्टर करके तो आया बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है, वो एब्जॉर्ब्ड है सारी चीज़ें ब्लड में। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब दोबारा से एब्जॉर्ब होना। बाहर हमारे कैपिलरी नेटवर्क है, कैपिलरी नेटवर्क क्या करेगा, एक्सचेंज होगा कॉन्वुलेटेड टिब्यूल और उसके बीच में क्या चीज़ दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, ग्लूकोज, सोडियम, अमीनो एसिड्स और कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे हमारे, ये क्या हो जाएंगे, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं। जो भी चीज़ मान लो उस ब्लड के अंदर आ गई है बट हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। किस जगह से, कौन से रीजन से, कॉन्वुलेटेड टिब्यूल से, पर्टिकुलरली प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। हर जो रीजन है उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो पीसीटी से क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा इन सब चीज़ों का, ओके। उसके बाद बाइकार्बोनेट्स वगैरह और सारी चीज़ें क्या करेंगी, डीसीटी में मूव करेंगी। यहाँ पे भी क्या होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्यों कर रहे हैं ये रीअब्जॉर्प्शन, इसलिए कर रहे हैं ताकि जो सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट ना हो जाए। अगर वो रिमूव आउट हो गए, जैसे वाटर अगर एक्सेस में रिमूव हो गया तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होगी हमारी बॉडी में। इसीलिए हर रीजन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो वो परफॉर्म करते हैं। डीसीटी के बाद एंटर करेगा यूरिन, ब्लड हमारा किसमें, लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, हेनले लूप में एंटर करेगा। हेनले लूप का क्या फंक्शन है, इसका बहुत मेजर रोल है। ये किसकी रीअब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर कंटेंट की, ठीक है। वाटर कंटेंट की रीअब्जॉर्प्शन क्यों करेगा ये, ताकि हमारी बॉडी में वाटर जो है वो पर्टिकुलर एक मेंटेन रहे, पर्टिकुलर लेवल में, कॉन्सेंट्रेशन में मेंटेन रहे। अगर ब्लड के साथ वाटर ज़्यादा अमाउंट में फिल्टर होके आ गया, लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, फटाफट उसको रीअब्जॉर्ब कराएगा। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगी भाई, कैपिलरी और इसके बीच में, बाहर के कहीं स्ट्रक्चर में नहीं होगी, कैपिलरी और इसके बीच में होगी, ठीक है। रीअब्जॉर्ब कराएगा। एक क्या फंक्शन है, लूप ऑफ हेनले फटाफट। अब एक चीज़ बताओ, क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, जितनी बड़ी लूप ऑफ हेनले होगी उससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाएगा या फिर कम हो जाएगा, इस चीज़ का आंसर बताओ मेरे को। कि अगर लूप ऑफ हेनले किसी ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल रेट से जो होती है उससे ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है लूप ऑफ हेनले, तो वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराएगी या फिर उसका रिमूवल कराएगी वाटर का। यस, फटाफट बताओ। यस, अब है सोनिया, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं है। यस, वेरी गुड, अब है। यस, बाकी बच्चे बताओ।
यस सोनिया, राहुल, गुरनाम, सचिन। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लंबी लूप ऑफ हेनले होगी उतना ज़्यादा वाटर दोबारा क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब। तो एक बात ध्यान रखनी है, जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, जो रेगिस्तान में जानवर रहते हैं, उनके अंदर क्या होगी, लॉन्गेस्ट, उनके अंदर ज़्यादा लंबी लूप ऑफ हेनले होती है, ताकि वो क्या करें, वाटर को स्टोर कर सकें। वहाँ पे वाटर डेफिशिएंट एरिया है, कम होता है पानी वहाँ पर, इसीलिए वो क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या कराता है, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो ज़्यादा रिमूव ना हो बॉडी से। ठीक है, जैसे कैमल्स हैं और स्क्वेरल्स हैं, इनके अंदर, इनकी बॉडी में भी क्या होगी, लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ है वो यूजुअली क्या होती है, लॉन्ग होती है। डेजर्ट एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ। ओके, अब है डीसीटी में एब्जॉर्प्शन होगा, पर्टिकुलरली जैसे हमारे सोडियम है, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बाद फिल्टर हो जाएगा, वाटर कंटेंट हो गया। अब हमारा सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बचता है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो यूरिया के साथ, यूरिया मिक्स होगा इसमें, प्लस कुछ सॉल्ट्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो हमारी बॉडी के लिए नहीं ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें क्या होंगी, कलेक्टिंग डक्ट से टिब्यूल में कलेक्ट होंगी, एंटर करेंगी हमारे यूरेटर्स में। ठीक है, यूरेटर में एंटर करेगी, यूरेटर के बाद फॉलो करेगी वो ब्लैडर में, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब हमारी किडनीज की बात करें जहाँ पे यूरिन स्टोर होगा, तो इस ब्लैडर को बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। देन उसके बाद यूरेथ्रा। ओके, देन हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ यूरिन। अब इन केस ऑफ मेल्स, यूरेथ्रा के बाद वो एंटर करेगा पेनिस में। ठीक है, वहाँ से क्या होगा, यूरिन रिमूव आउट होगा। एंड इन केस ऑफ फीमेल थ्रू वेजाइना। ठीक है, सर्विक्स वेजाइना से होकर यूरिन जो है बॉडी से रिमूव आउट होगा। ओके, सो ये क्लियर है सभी को, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और इसका रीअब्जॉर्प्शन जो मैंने बताया, डिफरेंट पार्ट्स में स्ट्रक्चर्स क्लियर है सभी को। यस सोनिया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है कप शेप बैग होता है अपर एंड पे, जिसमें क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल। देन हमारे पास होती है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद डीसीटी, डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट होगी हमारी सीडी, कलेक्टिंग डक्ट। देन उसके बाद यूरिन मूव करेगा यूरेटर्स में, यूरेटर के बाद ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, ब्लैडर से जाएगा ये यूरेथ्रा में, देन आउट ऑफ द बॉडी। ये मैंने बता दिया इन केस ऑफ मेल्स कैसे रिमूव होगा, एग्जिट करेगा बॉडी से, एंड इन केस ऑफ फीमेल्स कैसे एग्जिट करेगा। सोनिया, आज वाला भी आएगा टेस्ट में? क्यों नहीं आएगा? आज वाला भी आएगा टेस्ट में भाई।
ओके, सो अब हम बात करते हैं, हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इन ईच किडनी अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होगा, यूरिन बॉडी से रिमूव आउट होगा, तो ऐसे ही हमारी किडनी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग करती है। लेकिन कुछ लोगों में एट पर्टिकुलर एज क्या हो जाता है, किडनीज जो है फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। या तो फिल्ट्रेशन अच्छे से रिमूव आउट, फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, या फिर क्या हो जाते हैं, जो हमारी किडनीज हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ओके, सो हमें यहाँ पर केस डिस्कस करना है रीनल फेलियर का, कि जो हमारी किडनीज हैं भाई वो बिल्कुल फेल हो गई हैं, ठीक है। किडनीज फेल हो गई हैं, तो अब फिल्ट्रेशन कौन करके देगा? अगर एक किडनी फंक्शनल है तो बॉडी उस चीज़ को कोप अप कर लेगी, तो एक किडनी फंक्शनल है वो फिल्ट्रेशन का काम करती रहेगी, दूसरी किडनी नहीं है तो काम चल सकता है। लेकिन अगर इन केस दोनों किडनीज जो हमारी डैमेज हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल किडनी पे डिपेंड होना पड़ता है। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो रोल आता है हमारा डायलिसिस का, ठीक है। डायलिसिस की जाती है ब्लड की, और किस इंस्ट्रूमेंट से? डायलाइजर से, ठीक है। डायलाइजर यूज करते हैं, ओके, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। सो क्या होता है, ये कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, जिसकी क्या है, जिसकी बॉडी में रीनल फेलियर डिजीज है, ठीक है, किडनीज फेल हो चुकी हैं। ओके, सो इससे क्या किए जाएंगे, एक आर्टरी से और एक वेन से क्या की जाती है, ट्यूब्स आर्टिफिशियल डायलाइजर की अटैच की जाती हैं, एक आर्टरी में और एक वेन में। ये अल्टीमेटली किससे कनेक्टेड होती हैं? हमारे डायलाइजर से, ठीक है। यहाँ पर कुछ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होती हैं, ओके। ब्लड लिया जाता है, ठीक है, वो कहाँ एंटर करेगा, ये हमारा एक चैम्बर होता है जिसके अंदर डायलाइजर है, डायलिसिस का ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है। इसके अंदर क्या लगी होती है, मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं। ये जो मैंने येलो कलर से शो किया है, ये क्या है, हमारी मेम्ब्रेन्स। और मेम्ब्रेन कैसी होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल, और यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, ठीक है। जो हम इस डायलाइजर में यूज़ करते हैं वो जो मेम्ब्रेन्स हैं यूजुअली बनी होती है सेल्यूलोज से। क्या होगा, ब्लड इनके थ्रू क्या होकर आएगा, फिल्टर होकर आएगा, फिल्टर होकर आएगा। जैसे हमारी किडनी में फिल्ट्रेशन होती है, तो जैसे पीसीटी है, डीसीटी, अलग अलग रीजन में क्या होते हैं, चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो बॉडी से रिमूव आउट करते हैं हम, हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ फ्रेश डायलाइजर लगाया है, एफडी, ये एफडी क्या है, फ्रेश डायलाइजर। यहाँ पर फ्लूइड होता है जिसमें डायलाइसिंग फ्लूइड होता है, जो क्या करेगा, रिमूवल में हेल्प करेगा। जो भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको हमें रिमूव करना है, जैसे यूरिया है या कोई सॉल्ट है, उसको नहीं हमारी बॉडी में ज़रूरत, उसको क्या करेगा, ये रिमूव आउट करेगा। तो यहाँ पर इस चैम्बर में फ्लूइड होता है, यहाँ से ये फ्लूइड यूज़ होता रहता है, और ब्लड की क्या होती रहती है, फिल्ट्रेशन। पहले इस मेम्ब्रेन में फिल्टर होगा, देन इस नेक्स्ट मेम्ब्रेन में, ऐसे सीरीज में मेम्ब्रेन्स में क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। ओके,
अब फिल्टर होने के बाद जैसे ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो यूज़ हो रहा है तो वो कहाँ कलेक्ट होता है, एक अलग से बॉटल रखी जाती है, यूज्ड डायलाइज़र इसमें कलेक्ट होता है। जैसे ही जो ब्लड प्योरीफाई होता जा रहा है वो यहाँ पर इस ट्यूब से क्या होगा, वापस ह्यूमन की बॉडी में क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूज, दोबारा उसको भेजा जाता है। तो ये प्रोसेस है आर्टिफिशियल किडनी का, ठीक है। आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, डायलाइज़र को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इस प्रोसेस का नाम है डायलिसिस। किसकी डायलाइसिंग हो रही है, ब्लड की। ब्लड के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हीम ब्लड यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस है हीमो डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस ही है सिर्फ हमारे सिलेबस में जो हमें डिस्कस करनी है, ओके। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो ये प्रोसेस है, क्लियर हुआ सभी को? यस, अब है सोनिया, क्लियर है आप लोगों को ये? इस तरीके से क्या होता है, फिल्ट्रेशन। जिनकी किडनीज फेल हो जाती हैं तो यूजुअली आपने सुना होगा कि डायलिसिस होती है उनकी, तो वीक में 2-3 बार क्या करनी पड़ती है उनकी, डायलिसिस, ब्लड को प्योरीफाई करना पड़ता है, ठीक है। हमें ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है, उसमें जो ट्यूब्स यूज़ होती हैं, डक्ट्स यूज़ होती हैं, वो जिस मटेरियल की बनी होती है उस मटेरियल का नाम नहीं पता, सेम मटेरियल वही वाली जो ट्यूब्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ओके, यस सोनिया, क्लियर हो गया हेमोडायलिसिस का कॉन्सेप्ट? एक आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया हो, हॉस्पिटल्स वगैरह विजिट करते हैं तो वो एक थैला सा लेके उठा के अपने साथ चलते हैं जिनकी डायलिसिस हो रही होती है। तो उसमें क्या होता है, वो रिमूवल जो वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो रहा होता है। अगर किसी को मूवमेंट करनी है, अगर वो एक जगह रह के करा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो उनको स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है बेड पे, तो वो हेमोडायलिसिस का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम प्लांट्स में एक्सक्रीशन। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है? प्लांट्स में एक्सक्रीशन होगी, देखो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी जनरेट करेगी ना, प्लांट बॉडी चाहे एनिमल वेस्ट तो जनरेट होता है, तो वो क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो यूज़फुल है, ठीक है, और H2O है, सॉल्ट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं वाटर के साथ, कुछ सॉल्ट्स स्टोमेटा से, ठीक है, इवेपोरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन जिसको हम बोलते हैं, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है ना, वाटर का लॉस होता है, तो कुछ सॉल्ट्स उसके साथ इवेपोरेट हो जाते हैं। कुछ रूट्स के थ्रू उनका क्या होता है, रिमूवल होता है वेस्ट का। जैसे आपने कुछ देखा होगा, रेजिन्स होती हैं, गम्स होती हैं जो प्लांट से निकलती हैं, तो वो क्या होता है, प्लांट के सरफेस से क्या करती हैं, रिमूव आउट करती हैं। और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा यूजुअली कहाँ डिपॉजिट होता है प्लांट्स में, वो डिपॉजिट होता है प्लांट के लीव्स में, प्लांट की लीव्स में डिपॉजिट होगा, और कुछ टाइम के बाद वो लीव्स क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी, और उनका क्या हो जाएगा, वो शेड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, विल्टिंग हो जाएगी, टूट के गिर जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, वो रिमूव हो जाते हैं, एक्सक्रीशन हो जाता है। प्लस जैसे फ्रूट्स हैं, वो भी क्या है, उसका प्रोडक्ट ही है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, बट एक प्रोडक्ट है जो प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ टाइम के बाद वो भी क्या करता है, प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस तरीके से होती है प्लांट्स में एक्सक्रीशन, ओके। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है प्लांट्स के एक्सक्रीशन में। सो ये यहाँ तक क्लियर है। ब्लड ग्रुप मैं अभी करवा रही हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी करवा रही हूँ, अभी करवाऊंगी।
और जो बाकी ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो आगे भी आएगा हमारा, हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर हमारा ब्लड का कॉन्सेप्ट आएगा, कैसे एक पेरेंट जो है, यहाँ से क्वेश्चन आते कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का बी है या फिर ए बी है, कोई भी ब्लड ग्रुप है, मेजरली 4 टाइप के होते हैं, तो जो चाइल्ड है एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप उनका क्या होगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम करेंगे। बट वो क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं हमारा जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन बेसिक बताऊँगी, ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी करने हैं हमें आज लाइफ प्रोसेस के। तो यूजुअली जो ब्लड ग्रुप हैं वो होते हैं ए बी एंड ओ टाइप, ठीक है। 4 टाइप के हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। मेजरली कौन कौन से, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। अब हम किस केस में बोलते हैं कि भाई ये ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज हैं उस पर एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, आरएच फैक्टर, ठीक है। जैसे सपोज ये हमारा आरबीसी है, जिस तरीके से शेप होता है ये हमारा आरबीसी है, अगर इसके ऊपर, ठीक है, इसके सरफेस पे एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, आरएच फैक्टर, इसको क्या बोला जाता है, आरएच फैक्टर। अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, सपोज इसमें ब्लड ग्रुप है ए टाइप का, अगर ए के ऊपर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो इस टाइप के ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, वो पॉजिटिव कहलाएगा। अगर सिर्फ एक ब्लड ग्रुप है, ए टाइप की बॉडीज़ हैं जिस पे आरएच फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं, जहाँ पर आरएच बॉडीज फैक्टर एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं ए नेगेटिव, ठीक है। अगर एब्सेंट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा आरएच बॉडी के लिए, प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। ए जो ब्लड ग्रुप है हमारा, इसके पास एंटीजन होगा ए, इसके पास एंटीजन बी होगा, इसके पास ए बी एंड ओ, ठीक है। और इनके पास एंटीबॉडीज कौन सी होगी, ए के पास एंटीबॉडी होगी अगेंस्ट बी के लिए, ठीक है, बी के पास होगी ए एंटीबॉडी, ए बी के पास होगी दोनों, ए एंटीबॉडी भी होगी और बी एंटीबॉडी भी होगी। इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडी का प्रेजेंस क्या शो करता है, एंटीबॉडी का प्रेजेंस ये शो करता है, जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं या किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो हम बोलते हैं ना कि अगर सेम ब्लड ग्रुप है तो ही उसको हम डोनेट कर सकते हैं, वो ब्लड उसको चढ़ सकता है। इसका मतलब क्या है, अब जैसे ए है, इसके पास एंटीजन ए है, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर बी ब्लड ग्रुप डाल दूं तो क्या होगा, जो एंटीजन ए है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी इसके पास, ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, दोबारा मैं कराऊंगी, जस्ट एक इंट्रो दे रही हूँ यहाँ पर। एंटीबॉडी क्या होगी, इसके पास बी, अगर मैं बी ब्लड ग्रुप डाल दूंगी, अब इसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी है, ये क्या करेगा, फटाफट सेल की किलिंग करेगा, ठीक है, क्या करेगा, ये किलिंग करेगा और क्या हो जाएगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। रेड ब्लड सेल किल हो गए तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी, हीमोग्लोबिन कंटेंट जो है आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाएगा, किल, और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होती है, सीवियर केसेस में क्या हो जाती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसीलिए जो है सेम ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, डोनेट होते हैं और एक्सेप्ट होते हैं किसी भी बॉडी में ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र करना, ओके। सो ये टाइप है, अभी मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रही हूँ, हेरिडिटी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको। सो ये क्लियर है यहाँ तक। अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है। किसी को कोई डाउट है? एक चीज़ और, जो हमने डायलिसिस पढ़ी है, देखो ब्लड इतनी देर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ब्लड की, जब ब्लड बाहर जाता है बॉडी से या ब्लड अंदर आता है तो ब्लड की एबिलिटी होती है कोएगुलेट, मतलब जमा होने की, खून जम जाता है ना, इसीलिए डायलाइसर में यहाँ पर एक जो है
हमारी बॉडी भी सिंथेसाइज करती है इसको। क्या डाला जाता है? हिपेरिन। हिपेरिन ऐसा सब्सटेंस है, इसको बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट, कि ब्लड को ये कोएगुलेट जमा होने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो हिपेरिन भी इसमें डाला जाता है। क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा? ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या डालते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा कि एंटी कोएगुलेंट सब्सटेंस का क्या नाम है। तो एंटी कोएगुलेंट जो सब्सटेंस है उसका नाम क्या है? हिपेरिन। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, नोट डाउन कर लो। हेपेरिन क्या होता है? इंजेक्ट करते हैं यहाँ पर केमिकल जो है, और ये हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यस बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, अब है यस सोनिया। सो एमसीक्यू स्टार्ट करें। वेरी गुड अभय, अगर आपको पता है तो जो यूजुअल जो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है वो है हमारा हिपेरिन। ठीक है, यस एमसीक्यू स्टार्ट करें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन an organism derives its food from the another living organism without killing it। इसमें पूछ रहा है ऑर्गेनिज्म ऐसे फीड करेगा, अपना न्यूट्रिशन लेगा दूसरे एनिमल से, बट उसको किल नहीं करेगा। तो किस टाइप की न्यूट्रिशन में ऐसा होता है? न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक, पैरासिटिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? यस अभय, सोनिया, बाकी लोग भी रिप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड अभय, सोनिया। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है, जैसे हम प्लाज्मोडियम पढ़ते हैं, ये सब पैरासाइट्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, फीड करेंगे बट हमारी बॉडी को किल नहीं करते हैं। अगर किल करेंगे तो इनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। सो जो पैरासिटिक मोड है इसके अंदर क्या होता है, ये अपने होस्ट को कभी भी किल नहीं करते हैं, उससे सिर्फ न्यूट्रिशन ड्रॉ करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, सो इसका आंसर होगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज। जो फंगस है हमारी, इसमें कौन से टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? यस बताओ, पैरासिटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रॉफिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक। ये सब हम न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं, जब हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन से पहले, वहाँ पर ये डिस्कस किया था। यस वेरी गुड सोनिया, लाइस बिल्कुल सही एग्जाम्पल है पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है अभयन, सोनिया। सो इस मोड को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक। ये बताओ चलो, सेप्रोट्रॉफिक में होता क्या है? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है? यस अभयन, सोनिया। नहीं पता? सो सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, ये जो है एनिमल्स, ये उस टाइप के न्यूट्रिशन होता है जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करता है। किस पे फीड करेगा? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, ये फीड करते हैं।
ओके, यस, वेरी गुड, ठीक है। बहुत लेट रिप्लाई आता है भी आप लोगों का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से जो वाटर है मूव करता है सॉइल से रूट में। सो ऑप्शंस आर डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस और नन ऑफ द अबव। किस प्रोसेस से करेगा मूव? यस, वेरी गुड अभय, सोनिया, वेरी गुड। सो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को फॉलो करेगा जिसमें जो वाटर है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव करेगा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। डिफ्यूजन क्यों नहीं होगा? यूजुअली गैसेस फॉलो करती हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्रोसेस जिसमें वाटर रिमूव आउट होता है प्लांट बॉडी से, ठीक है, यूजुअली थ्रू स्टोमेटल पोर्स, ओके। और अगर स्टेम है, स्टेम से क्या होगा? लेंटिसेल से भी क्या हो सकता है? वाटर रिमूव हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, ऑस्मोसिस, ओके। ये बाकी जो बच्चे प्रेजेंट हैं इन्होंने चैप्टर नहीं रीड किया या इनको आता नहीं है, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं जो बैठे हैं। 2 बच्चों के अलावा सब चुपचाप बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज, लीफ में कौन सी ऐसी साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। यस, बताओ। वेरी गुड अभय, सोनिया, वेरी गुड। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्यों है? जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट सेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है हमारे? ये मीजोफिल सेल है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है हमारा? क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ओके। सो करेक्ट आंसर होगा इसका क्लोरोप्लास्ट। ये मीजोफिल सेल है, ठीक है, मीजोफिल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, कहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है? ऑप्शंस आर फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, स्यूडोपोडिया और क्लोरोप्लास्ट। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? यस, वेरी गुड अभय, मीजोफिल में होता है, मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। ओके, वेरी गुड, आंसर सही है। बट मुझे ये बताओ स्यूडोपोडिया से क्यों नहीं हो सकता फूड का डाइजेशन? फूड जो डाइजेस्ट है स्यूडोपोडिया से क्यों नहीं हो सकता है? यस अभयन, सोनिया, आप लोगों ने रिप्लाई तो किया है ए आंसर, बट इससे क्यों नहीं हो सकता है? स्यूडोपोडिया जो है हमारा एक ऑप्शन। मैं ही बता देती हूँ, बहुत देर लगेगी। करेक्ट आंसर इसका ए ही है। फूड वैक्यूल में क्या होती है? डाइजेशन। इसके अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट होती है, एम्प्टी जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटी सी वैक्यूल होती है, वो एयर वैक्यूल की तरह भी एक्ट करती है। अगर उसको फूड का डाइजेशन करना है तो वो डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस है सेल का, ओके। जो स्यूडोपोडिया है इसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं सिर्फ ग्रैस्प करने के लिए, फूड को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। इनका फंक्शन सिर्फ इतना है। क्लोरोप्लास्ट तो एब्सेंट होता है अमीबा में, ठीक है, प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फूड वैक्यूल। यस अभय, सोनिया, ठीक है, फॉल्स फीट होते हैं, ओके।
मूविंग के लिए भी सूडोपोडिया, लेकिन यूजुअली सोनिया सूडोपोडिया जो होता है हमारा वो फूड कलेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी अमाइलेज, मुझे सबसे पहले इसका आंसर ये चाहिए, सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट कौन करता है? यस, सलाइवरी अमाइलेज इज सिक्रीटेड बाय, एक क्वेश्चन है मेरा, पहले मुझे ये बताओ सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट कौन करेगा, उसके बाद मुझे आंसर चाहिए, पहले मुझे इसका आंसर चाहिए, किसको रिलीज कौन करता है सलाइवरी अमाइलेज को? यस अबे सोनिया फटाफट रिप्लाई करो। यस वेरी गुड अबे, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट करते हैं हमारा सलाइवरी अमाइलेज। अब ये बताओ कि अगर जो है सलाइवरी अमाइलेज कम हो, ठीक है, लैक हो, हमारी माउथ कैविटी में नहीं प्रेजेंट हो, तो किस चीज़ की डाइजेशन अफेक्ट होगी? पढ़ा था ये हमने। सो ऑप्शंस आर स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो कौन सी चीज अफेक्ट होगी? यस वेरी गुड अभय सोनिया, सही आंसर है। सो द आंसर इज ए, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट्स, सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन ये होता है कि ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को किस में? शुगर्स में, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कराता है, ठीक है। तो अगर हमारी माउथ में ये सिक्रीट नहीं होगा प्रॉपर अमाउंट में, या फिर ये लैक है, कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है, तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की हमारे माउथ से ही। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या नहीं हो पाएंगे, उनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा और उनकी डाइजेशन इनकम्प्लीट होगी। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, तो ये इफेक्ट होगी, ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा। ओके, next question is which region of the alimentary canal absorb the digested food? Options are stomach, small intestine, large intestine and liver. So कौन सा ऐसा रीजन है जो कि क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है फूड मटेरियल की जो कि डाइजेस्टेड है? कौन से रीजन में होगी? एलिमेंट्री कैनाल की। यस बताओ। अबे गलत है, लीवर में नहीं होती है भाई। लीवर में एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो जाएगी? जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है यही साइट है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कराने के लिए। विलाइज प्रेजेंट होते हैं, विलाय क्या कराएंगे? इंक्रीज कराएंगे सरफेस एरिया, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी, देन ब्लड में फूड एब्जॉर्ब होगा। सो सोनिया आपका करेक्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन किस में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं करता है। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करता है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कराने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। फूड पाइप के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का क्या नाम है? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर डाइजेशन। क्या होगा इसका आंसर? किसने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड होता है? फूड का डाइजेशन हो चुका होता है तब तक कंप्लीट, जो थोड़ा बहुत बचता है बाकी जो एंजाइम है रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, प्लस एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, एसिमिलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है फूड की। यस करेक्ट है सोनिया नब है। इन मूवमेंट्स को बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी हमारी फूड पाइप, ईसोफेगस जो है उस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक। ओके, और ये इनवॉलेंट्री है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। अब देखो जितना एब्जॉर्ब होना था वो तो हो गया, अब अनएब्जॉर्ब फूड की बात हो रही है, मतलब जो वेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का उसके बारे में बात कर रहा है ये, कि जो वेस्ट है वो एग्जिट करेगा हमारी बॉडी से, उसको कौन रेगुलेट करेगा? लिवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर एनल स्फिंक्टर? यस, फटाफट बताओ इसकी एग्जिट को कौन रेगुलेट करेगा? यस, अभय, सोनिया। ओके, यस अभय, इसका क्या आंसर होगा? ओके, सोनिया आपका आंसर गलत है, अभय ठीक है आपका आंसर, वेरी गुड। सो एनल स्फिंक्टर, कल मैंने एक एडिशन पॉइंट भी बताया था, स्फिंक्टर्स जो है वो रेगुलेट करते हैं एंट्री और एग्जिट को। सो जो अनएब्जॉर्ब फूड है, वेस्ट रिमूव तो एनस से ही होगा, लेकिन उसको रेगुलेट कौन करेगा? स्फिंक्टर जो वहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एनस में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसका नाम है एनल स्फिंक्टर। सो एनल स्फिंक्टर रेगुलेट करेगा अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल की एग्जिट को, ठीक है। सो एनल स्फिंक्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ सोनिया? एनल स्फिंक्टर क्यों होगा इसका आंसर? एनस नहीं होगा, एनस के थ्रू तो वो रिमूव होगा, लेकिन उसको रेगुलेट करेगा हमारा एनल स्फिंक्टर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। सो ये जो प्रोसेस है जिसमें पायरुवेट जो है हमारा, ग्लूकोज से पायरुवेट मिलता है, पायरुवेट से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी, एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, कौन से रीजन में होता है सेल के? सो ऑप्शंस आर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। यस, वेरी गुड अभय। सोनिया ए नहीं होगा बच्चे, ये साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होता है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। पायरुवेट जब कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, तो ये प्रोसेस कहाँ होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसके अंदर होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ सब्सटेंस whose buildup in muscle during vigorous physical exercise may cause cramps। तो किस चीज़ के इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, देखो एनर्जी तो सब में कॉमन है, ठीक है, किसके डिपोजिशन से हमारे मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आर इथेनॉल, ABCD जो लिखा हुआ है ये देखो, और इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? यस, फटाफट बताओ। वेरी गुड सोनिया, अभय, दोनों का करेक्ट है। लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से, लैक्टिक एसिड जो है जब डिपॉजिट होता है हमारी मसल्स में, तो ये क्या इंड्यूस करता है? क्रैम्प्स होते हैं हमें, और हमारी बॉडी में मसल्स में क्या होता है? पेन इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। सो जो लीफ में पूछा इसने, ऐसे कौन से पोर्स हैं जिसमें रेस्पिरेटरी जो गैसेस हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज होती हैं? ऑप्शंस आर लेंटिसेल्स, वैक्यूल्स, जाइलम और स्टोमेटा। यस, क्या आंसर होगा इसका? यस, ओके, ठीक है दोनों का। अब बहन सोनिया, स्टोमेटास जो होते हैं वो पर्टिकुलरली लीफ में प्रेजेंट होते हैं, और लीफ से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, तो स्टोमेटा के थ्रू। अगर वो पूछता हर्बेशियस स्टेम,
अगर क्वेश्चन होता लीफ की जगह लिखा होता स्टेम लिखा होता, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता? यस, फटाफट बताओ। अगर लीफ की जगह स्टेम होता तो इसका आंसर क्या होता? यस, फटाफट बताओ। यस, ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आप लोगों के। तो अगर स्टेम होता तो इसका आंसर हो जाता लेंटिसेल्स, ठीक है। लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू क्या होती, जो हमारी गैसेस है वो एक्सचेंज होती, रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या नाम है जो ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? यस, वेरी गुड, अब सही है, ठीक है, आपका आंसर सोनिया करेक्ट है। हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है ये हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है, ऑक्सीजन का सेल टू सेल। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो क्या है हमारा? हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। सो फ्लोएम में फूड के मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, रेस्पिरेशन और इवेपोरेशन, क्या बोला जाता है? यस, फटाफट बताओ। क्या बोलेंगे इसको? यस, बी इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट है आप दोनों का। ट्रांसलोकेशन बोलते हैं फूड के ट्रांसपोर्ट का थ्रू द फ्लोएम। फ्लोएम से ही फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसलोकेट होता है मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में। सिंथेसाइज लीव में होगा, लीव से सभी जो पार्ट्स हैं थ्रू द फ्लोएम, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, ये सीव ट्यूब्स जो होती हैं उसमें ट्रैवल करके क्या करेगा? ट्रांसलोकेट होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड्स इन ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। कल मैंने सिर्फ नाम लिया था, एक्सप्लेन नहीं किया था शायद इसको। सो नाम तो मैंने लिया था, इतना मुझे पक्का याद है। सो ब्लड के अलावा कौन सा ऐसा हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है? ठीक है, इसका मैं भी आंसर क्लियर करूँगी जब आप आंसर बोलोगे, एक्सप्लेनेशन दूंगी। यस, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, लिम्फ और प्लाज्मा, क्या इसका आंसर होगा? यस, बताओ क्या आंसर होगा इसका? प्लाज्मा। ओके, बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ब्लड का ही तो पार्ट है प्लाज्मा। जितने भी सेल्स हैं हमारे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, इसके अंदर अगर हम इनको रिमूव कर दें, जो लिक्विड पार्ट है जो बचेगा, तो वो क्या बचता है? प्लाज्मा। तो ये तो पार्ट है ब्लड का, ये नहीं होता। क्या आंसर होगा इसका? लिम्फ। लिम्फ जो होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है, ग्रोइन एरियाज में। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड जिसको बोलते हैं, वो होता है हमारा लिम्फ, ठीक है। जहाँ पर मैंने बताया था आरबीसीज भी डिग्रेड होते हैं यहाँ पर, सॉरी आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसीज मैंने बताया था कल आप लोगों को, ठीक है। तो दूसरा फ्लूइड जो है ब्लड के अलावा, सो उसका नाम है लिम्फ। कहाँ पे पढ़ते हैं हम इसको? लिम्फेटिक सिस्टम में। सो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? जो हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, हेड टू टो, ये क्या होता है हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में, साइड्स में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्योरिफिकेशन, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड होता है। यूजुअली क्या होता है, अगर ये कहीं डिपॉजिट हो जाता है तो हमें स्वेलिंग्स होती हैं, ठीक है। क्या करेगा? फॉरेन जो पार्टिकल है, एंटी फॉरेन बॉडीज़ हैं, बैक्टीरियाज है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो ये फंक्शन होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का। ओके,
ये आप लोग मैसेजेस रिट्रैक्ट मत किया करो, कोई बात नहीं, गलत आंसर है तो गलती से ही सीखते हैं ना, मैसेजेस रिट्रैक्ट करने की क्या ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अभी हमने पढ़ा है, ये पूछ रहा है कौन सी ऐसी ट्यूब है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है, उन ट्यूब्स का नाम बताना है। सो ऑप्शंस आर यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल एंड यूरेटर। इनमें से कौन सी ऐसी ट्यूब है जो इनको किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करेगी। इन ट्यूब्स का क्या नाम है? यस, वेरी गुड अभय सोनिया। सो इन ट्यूब्स को बोला जाता है यूरेटर। ओके, सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यूरेटर बोला जाता है जिनको। ये ट्यूब क्या करेंगी, किडनीज को कनेक्ट कर रही है हमारे ब्लैडर के साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ, ठीक है। जहाँ से यूरिन ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ से नेफ्रॉन से पास ऑन होके कहाँ आएगा, हमारे यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स अलाउज, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर इनटू ब्लड कैपिलरीज। अभी हमने पढ़ा था जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसके अराउंड क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। सो कौन सा ऐसा रीजन है जो क्या कराएगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। हाँ जी बताओ, ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल या फिर यूरेटर। यस, वेरी गुड अभय सोनिया, बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं, तो ये कौन सी ट्यूब्यूल्स की बात कर रहा है, मैंने बताया था पीसीटी प्रॉक्सिमल कराती है। जो हमारी कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या कराती है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कराएंगी हमारे फ्लूइड्स का, सॉल्ट्स का, ठीक है, बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इज नोन एज, ब्लड से यूरिया को सेपरेट करना, ठीक है, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, डायलिसिस या फिर डबल सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं उसको। यूरिया को सेपरेट आउट कर रहे हैं हम ब्लड से, ओके, इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है। यस, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, इसको बोलते हैं हम डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, यूरिन से यूरिया का रिमूव आउट कराते हैं आर्टिफिशियली आउटसाइड द बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। जो फूड है मूव कर रहा है, या फिर आपको पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है, किस ऑर्गन स्ट्रक्चर के बाद कौन सा आएगा। सो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ABCD में से फटाफट देख के बताओ। यस अभय, वेरी गुड, सही आंसर है। सोनिया करेक्ट नहीं, आपका इनकरेक्ट है। सो माउथ से सबसे पहले कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, देन स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सीरीज होगी हमारे बॉडी पार्ट्स की एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। सी क्यों नहीं होगा भाई, देखो यहाँ पर क्या है, पहले स्टमक आ गया, लेकिन स्टमक से पहले ये हमारा माउथ स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या आती है, ईसोफेगस आती है ना, ईसोफेगस, उसके बाद हमारा पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा स्टमक है वो आता है। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में गड़बड़ हो गई, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने रिवर्स कर दिया। सो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके,
ओके सोनिया, कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। करेक्ट पाथ बताना है भाई, कहाँ से कहाँ तक जो यूरिन है वो बॉडी से रिमूव आउट हो रहा है, तो उसका सीक्वेंस क्या है आपको ये बताना है। सो ऑप्शंस आपको गिवन है, फटाफट बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप दोनों का। वेरी गुड अभय एंड सोनिया। किडनीज के बाद में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था, जो लॉन्ग ट्यूब्स दिखाई थी, यूरेटर में जाएगा। यूरेटर के बाद जाएगा हमारे बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मस्कुलर होता है ये स्ट्रक्चर, जो होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जाएगा यूरेथ्रा में। सो ये पैसेज क्या है, करेक्ट पाथ का क्या है, यूरिन का करेक्ट पाथ जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ तक थे आज के हमारे MCQs। वेरी गुड, वेल डन अभय एंड सोनिया। लग रहा है कि पढ़ रहे हो। इस तरीके से आंसर करना है। एंड कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे आंसर सही होने चाहिए जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग दोबारा रिवाइज करोगे तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही होंगे जो भी हम डिस्कशन करेंगे। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आज हम जो है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। आज आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं है तो थोड़ा सा टाइम में आज आपको और पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप लोग ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करेक्ट आंसर्स दो, सही एक्सप्लेनेशंस दो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। सो होपफुली बिल्कुल श्योर है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कि हमारी बॉडी में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। जिसके अंदर जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, हम रन कर रहे हैं, ठीक है, ये सब मूवमेंट्स हैं। एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, ओके, ये सब चीज़ें हैं। और अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे हम चलते हैं तो हमारे हाथ पांव जो है वो ऐसे ही चलते हैं, हम जंप करते करते क्यों नहीं चलते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर मूवमेंट है हमारी एक बॉडी की, ठीक है। जैसे एंजाइम्स हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे सिक्रीट हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ हमें गर्म या ठंडी लग रही है हम तुरंत हाथ हटाते हैं, तो कोई चीज़ कंट्रोल कर रही है इन सब चीज़ों को, और वो हमारी बॉडी के साथ क्या करके चल रही है, एक पर्टिकुलर मैच करके चल रही है, कोऑर्डिनेट चल रही है, ठीक है, उसको हेल्प कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली चल रही है। तो इस चैप्टर में हम यूजुअली किसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि भाई हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है ब्रीद करना, ठीक है। ब्रीदिंग किसके कंट्रोल में है, हमारे ब्रेन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर। जैसे ये रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, इनवॉलेंट्री, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने आप हम सांस लेते हैं ना, ये तो नहीं अगर हमने रोक लिया, हम थोड़ी देर के लिए ज़रूर रोक सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है अपने आप होता है, ठीक है। वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट है, ओके, ये सब चीज़ें क्या है, ऐसे प्रोसेसेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, दैट इज़ इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, और ब्रेन का कुछ पार्ट उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें, ओके। सो सबसे पहले अगर एनवायरनमेंट में, हम जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम कब रिएक्ट करेंगे, हमें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, कोई एक हमें स्टिमुलस मिलता है। जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो क्यों लगेगी, टेम्परेचर हाई है, ठीक है, वो एक हमारे लिए क्या है, स्टिमुलस, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड। हम या तो क्या करेंगे, वहाँ से चले जाएंगे, फ़ैन का यूज़ करेंगे, ACs कूलर्स हैं, इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर सपोज ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, मैं इसको टच करती हूँ, ठीक है, मैं तुरंत हाथ हटाती हूँ। हमें भी कोई चीज़ गर्म लगती है, हम तुरंत हाथ हटाते हैं ना, क्यों हटाते हैं, एक स्टिमुलस मिला, नर्वस सिस्टम ने उसको सेंस किया, सेंसरी सिस्टम ने, ब्रेन ने उसको एनालाइज किया, फिर कमांड दी कि भाई ये बॉडी के लिए सही नहीं है, हॉट ऑब्जेक्ट है, हाथ जल जाएगा,
हमारी बॉडी ने क्या किया, कमांड दिया कि उसको वापस हटाओ, ठीक है, मूव बैक करो, ठीक है। तो हमारी मसल्स ने एक्शन दिखाया और हमारा हाथ जो है तुरंत पीछे चल जाता है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है ये सारा प्रोसेस कि सेंसरी रिसेप्टर ने काम किया, न्यूरॉन्स ने काम किया, नर्व्स ने काम किया, ब्रेन के पार्ट्स ने, ठीक है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सभी डिस्कस करेंगे हम। रीजन्स जो है ब्रेन के रिस्पॉन्ड किया और एक क्या शो किया, रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या था, हॉट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स क्या था, टेकिंग द हैंड अवे, ठीक है, ये हमारा क्या था, एक रिस्पॉन्स था इसके लिए, ठीक है, ओके। जस्ट 5 मिनट्स मोर, उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है, जस्ट दिस स्लाइड ओनली, ओके। सो स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी चेंज फिजिकल एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसमें कोई भी चेंज, और उस चेंज को क्या करे, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करे और रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, किस चीज़ के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसके लिए हम, जिसको हम रिस्पॉन्स शो करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं, ओके। प्लांट और एनिमल जो है दोनों रिएक्ट करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस से, प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं और एनिमल्स भी। लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मिमोसा का, जो छुई मुई का पेड़ होता है, अगर लीव्स को टच करते हैं तो वो क्या कर जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, ठीक है, वो भी क्या है, एक टच है, टच एक क्या था, स्टिमुलाई, और प्लांट्स ने क्या किया, अपनी लीव्स को क्लोज कर लिया, तो ये क्या था, एक रिस्पॉन्स था। तो प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, दोनों ही मूवमेंट को शो करते हैं, ओके। So animal react stimuli in many different ways because they have a nervous system and endocrine system involving hormones. Usually जो plants है वो कम जो है response show करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास कोई nervous system नहीं present होता, कोई neurons नहीं present, कोई brain नहीं present होता, तो इसीलिए plants जो है वो कम respond करते हैं, और जो animals है उनके पास बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड ऑर्गन प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स, तो ये सब क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं और ज़्यादा क्या करते हैं, रिस्पॉन्स, हाई रिस्पॉन्स शो करते हैं, ओके। प्लांट्स जो है ये बात बोल रहे हैं कि लिमिटेड वे में रिस्पॉन्स शो करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, बट उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, हॉर्मोन्स। तो हम प्लांट एंड एनिमल हॉर्मोन्स इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। सो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, और कल से जो क्लास है आपकी थोड़ी सी 10-15 मिनट ज़्यादा होगी। सो कल से ये नहीं सुनना मुझे कि बस इतना हो गया, ओके। तो कल से हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, और बाकी जो डाउट है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में वो आप लोग कल डिस्कस कर लेना, पूछ लेना, क्योंकि सैटरडे को आपका इसी चैप्टर का टेस्ट है, ओके। फिर जो है नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।